दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे श्री जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता मधुर ऋतु की। ये जयशंकर प्रसाद, उनके संबंध में थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जयशंकर प्रसाद आपके लिए नया होगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में एक है। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं को, जैसे काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य के जो प्रमुख विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। नाटक लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, कहानी संग्रह हैं उनके, उपन्यास भी हैं। तो यहां इनकी एक कविता पढ़ने के लिए है जयशंकर प्रसाद की। यहां उनकी कविता मधुर ऋतु, ये एक छायावादी रचना है। क्या है छायावाद, उसके संबंध में भी थोड़ी सी बातें मैं करूंगा। आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में छायावाद है, अथवा आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है छायावाद। उपलब्धि का मतलब नेटम, मलयालम में हम कहते हैं नेटम। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है छायावाद। तो इसकी विशेषताएं क्या है? प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, लाक्षणिकता, चित्रमयता, काल्पनिकता, कोमलकांत पदावली, मधुरता, सरसदा आदि छायावाद कविता की पहचान है। तो इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी इस कक्षा में आपको पाने की जरूरत नहीं है। जी कक्षाओं से आप इस पर ज्यादा अवगत हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हम इतना समझ लें, छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता, उसमें प्रेम का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन और मानवीकरण, ये सब हम देख सकते हैं। ये मानवीकरण का मतलब क्या? प्रकृति पर का मानवीकरण। तो प्रकृति का, शायद कविता में प्रकृति का वर्णन करता होगा, लेकिन असल में वो प्रकृति का मानवीकरण के रूप में मानव का वर्णन होगा शायद। एक उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं मलयालम की एक कविता, कुमारनाशन की लिखी हुई कविता खंडकाव्य है। कुमारनाशन का लिखा हुआ एक खंडकाव्य है, वीणापुर। उसमें फूल के बारे में कहते हैं। आपने पढ़ी होगी वो कविता छोटी कक्षाओं में, किसी कक्षा से आपने वो पढ़ी होगी। हा पुष्पमे अधिक तुंग पदत्तिलत्र शोभिച്ചിരുന്നൊരു രാജ്ഞി കണക്കയേ നീ ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിരം അസംശയം നിന്റെ ആഭൂതി എങ്ങ് പുനരിങ്ങ് കിടപ്പതോർത്താൽ, इसे कवि गाते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि ये असल में फूल के बारे में नहीं है, ये अपनी प्रणयिनी के बारे में है, अपनी प्रेमिका के बारे में है जो अकाल में मर गई। अपनी प्रेमिका मर जाने पर कवि के मन में जो दुख होता है, उसे प्रकट करने के लिए प्रकृति के एक अंश को लेकर कवि उस पर रचना करते हैं। तो फूल को लेकर, फूल गिरते हैं, ये फूल गिरना क्या है? मृत्यु है। अच्छा, उस फूल की मृत्यु हो जाती है, तो उस फूल का वर्णन कवि करते हैं, गिरे हुए फूल का वर्णन। असल में अपने प्रेमिका के संबंध में, बारे में जो दुख है, उनकी मृत्यु पर जो दुख है कवि के मन में, उसका प्रकटन है उस रचना में। ऐसे आलोचक कहते हैं ये एक तरह का मानवीकरण है। हम फूल के बारे में करते हैं, असल में वो प्रेमिका के बारे में है, ये मानवीकरण है। इसी प्रकार छायावादी रचनाओं में हम ये ढंग बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं। अच्छा, तो छायावाद के बारे में सामान्य ज्ञान आपको मिला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त किया
और उनका उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उससे आप ज़्यादा उनके बारे में जानें। अच्छा, इसका वाचन करके ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करें। अब हम कविता की ओर जाएंगे। कविता का नाम तो हमने पहले बताया, मधु ऋतु है। मधु ऋतु, एक बात तो इससे ही स्पष्ट होता है, एक ऋतु के बारे में है, एक ऋतु है। ऋतु किसकी ऋतु है? मधु ऋतु है, मधु की ऋतु है। ऋतुओं के बारे में हम आप जानते हैं, बसंत, ग्रीष्म, इस प्रकार। मलयालम में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, വസന്തകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം, അതുപോലെ തന്നെ ശിശിരം, ഹേമന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഋതുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो यहाँ भी हिंदी में भी वही होते हैं काल अथवा ऋतु. तो यहाँ मधु ऋतु, मधु का मतलब हम जानते हैं क्या? हनी. तो इस ऋतु का संबंध किससे होगा? किसके पर्यायवाची शब्द होगा? हाँ ठीक है, वसंत काल. कारण क्या? वसंत ऋतु, वसंत ऋतु का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि वसंत काल में फूलों में मधु ज्यादा होता है, फूल ज्यादा होता है, इसलिए फूलों में मधु भी होता है. तो उस ऋतु को हम कहते हैं मधु ऋतु. अच्छा, कविता एक बार मैं वाचन करूंगा. मधु ऋतु. अरे आ गई है भूली सी, अरे आ गई है भूली सी ये मधु ऋतु 2 दिन को. छोटी सी कुड़िया में रज दूं नई व्यथा साथिन को. वसुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड अलग सबसे हो. झारखंड के चिरपद झड़ में भागो सूखे तिनको. आशा से अंकुर अंकुर झूलेंगे, पल्लव पुलकित होंगे. मेरे किशलई का लघु भाव ये आ खलेगा किनको. सिहर भरी कांति आवेंगी मलयानिल की लहरें. चुंबन लेकर और जगाकर मानस नयन नलिन को. जवा कुसुम सी उषा खिलेगी मेरी लघु प्राची में. हंसी भरे उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन को. अंधकार का जल्दी लांघ कर आवेंगी शशि किरणें. अंतरिक्ष छिड़केगा कन कन निशि में मधुर तुहिन को. इस एकांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो. अच्छा देखिए, इस एकांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो. जो कुछ अपने सुंदर से हैं दे देने दो इनको. अच्छा, और कविता के आशय भी हम देखेंगे. अरे आ गई है भूली सी ये मधुर 2 दिन को. यहां कोई मधुर ऋतु आए तो यहां मधुर ऋतु कहने पर आपके मन में, मैंने पहले बताया, मानवीकरण के बारे में आपके मन में विचार होना है. प्रकृति के बारे में जो कहते हैं वो मानविक, इस कविता में एक तरह का मानवीकरण की प्रक्रिया के रूप में वो करते हैं. ये सब विचार अपने ध्यान में रखकर ये कविता आप पढ़ें, आशय पर चर्चा करेंगे. अरे आ गई है भूली सी, आ गई है, आ गई का मतलब आ गई है. भूली सी कैसे? रास्ता भूल कर हो सकता है. मलयालम में हम कहते हैं ना, അറിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നു, അറിയാതെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. क्या? ये मधुर 2 दिन को. मेरी जिंदगी में मधुर आ गई है 2 दिन को. तो अपने जीवन में मधुर आना का मतलब क्या है? खुशी आना है. जीवन के सबसे मस्त खुशी का जो समय होता है, उस समय को हम कह सकते हैं, उस काल को हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी का मधुर ऋतु है वो. अच्छा, तो कवि कहते हैं 2 दिन के लिए. यहाँ ये 2 दिन को सिर्फ 2 1 2 इस प्रकार ना लो.
हम कहते हैं ना, आज का जमाना कैसा जमाना है, इसका मतलब क्या है, इस दिन का जमाना नहीं है, आज का, एट प्रेजेंट जो होता है। तो इस प्रकार 2 दिन के लिए कहने पर क्या होता है, कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक बसंत, एक मधुर ऋतु मेरी जिंदगी में आ गई है। छोटी सी कुड़िया मैं रज दूं नई व्यथा साथिन को। मैं क्या करूंगा, मेरी वो व्यथा साथिन, व्यथा में साथिन के रूप में आई है बसंत। अच्छा, कवि के लिए ये व्यथा का समय है, व्यथा के समय में साथिन के रूप में आती है। साथिन का मतलब क्या, फ्रेंड है, लेकिन ये फ्रेंड मेल नहीं है, फीमेल है, प्रेमिका है, प्रेमिका के रूप में। अच्छा, तो यहाँ बसंत असल में क्या है, प्रेमिका है, ये प्रेमिका है बसंत मधुर ऋतु, 2 दिन के लिए आता है। तो छोटी सी कुड़िया मैं रज दूं, मैं क्या करूंगा, എങ്കിലും എന്നോമനാൾക്ക് താമസിക്കാനെൻ കരളിൽ തങ്കക്കിനാക്കൾ കൊണ്ടൊരു താജ്മഹൽ ഞാനൊരുക്കും, അങ്ങനെ കവി പാടിയുണ്ട് അല്ലേ, പാട്ടിലുണ്ട്, സിനിമ പാട്ടുണ്ട്। इसी प्रकार मैं एक कुड़िया बना दूंगा, समझा। एक छोटी सी कुड़िया, कुड़िया का मतलब क्या है, कुड़िया, कुड़ी, कुड़ी कहते हैं, मलयालम में भी कुड़ी कहते हैं, कुडिल वो है मलयालम, कुडिल। तो इसलिए ये जो नए साथिन मेरे लिए आए हैं, व्यथा साथिन, उस व्यथा साथिन को छोटी सी एक कुड़िया में रज दूं। अच्छा, आशय स्पष्ट है ना, आगे जाएंगे। वसुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड अलग सबसे हो। असल में ये दुनिया कैसे है, ऊपर नभ है, नीचे वसुधा है, वसुधा का मतलब भूमि, ये नीचे देखने पर धरती है, भूमि है, ऊपर देखने पर आकाश है अथवा नभ है, नभ का मतलब आकाश। लेकिन ये कुड़ी अथवा नीड, नीड का मतलब क्या, नीड घोंसला, नेस्ट, कूड़, मलयालम में कूड़ कहते हैं। तो ऊपर नभ है, नीचे वसुधा, लेकिन ये कुड़िया कहाँ है, नीड कहाँ है, ये नीड अलग सबसे है, यहाँ कहीं नहीं है, इन सबसे, आकाश में भी नहीं है, धरती पर भी नहीं है, इन सबसे अलग है। सपने के घर की एक विशेषता ये होती है, ये कहाँ बनते हैं हम ही नहीं जानते हैं। നമുക്കെന്നറിയാം, സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ പണിയുന്ന ഒരു ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള മനോഹരമായ മറ്റൊരു ലോകത്ത് ആയിരിക്കും। तो सबसे अलग है। झारखंड के चिरपद झड़ में भागो सूखे तिनको, सूखे तिनको, सूखे तिनका, तिनका का मतलब क्या है, ग्रास, सूखा, ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ പുല്ലുകളെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും, झारखंड के चिरपद झड़ में भागो। मेरी जिंदगी के जो सूखे तिनके हैं, यहाँ सूखे तिनकों का कोई स्थान नहीं है अब, क्योंकि मेरे मधुर ऋतु आई है, इसलिए सूखे तिनको जाओ, कहाँ जाए, पतझड़ में, चिरपद झड़ में, कहाँ के, झारखंड के, झारखंड का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पतझड़, पतझड़ पत्तों का झरना, पत्ता लीफ, लीफ, पत्तों का झरना, गिरना, वहां जाए, यहाँ आपका अब स्थान नहीं है। तो देखिए यहाँ ये सूखा तिनका भी, उसका भी विश्लेषण हमें करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये क्या है, क्या क्या हो सकता है, जिंदगी का दुख हो सकता है, जिंदगी में कभी कभी हमें एक तरह का सूनापन, एक तरह की, मलयालम में कहते हैं ना, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ശൂന്യത, വരൾച്ച, इन सब का अब स्थान नहीं है, क्योंकि मुझे क्या आया है, मधुर ऋतु आई है। अच्छा, भागो यहाँ से। और आशा से अंकुर झूलेंगे, आशा से अंकुर झूलेंगे, अंकुर का मतलब है कली, कली,
പൂമൊട്ട്. आशा से अंकुर झूलेंगे. झूलना, झूलना का मतलब है ഊഞ്ഞാലാടുക. ആ, ആശാസെ, ആശ കൊണ്ട് മുട്ടുകളാടും. മുട്ടുകൾ ആശ കൊണ്ടാടും. അത്രയും ആനന്ദമുണ്ടാവുകയാണ്. മധുഋതു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആനന്ദത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആശ്വാസെ अंकुर झूलेंगे पल्लव पुलकित होंगे. पल्लव का मतलब तളിരിലകൾ. पुलकित होंगे. पुलकित का मतलब है, मलयालम में हिंदी की एक विशेषता है, हिंदी में ला नहीं है, हम ला कहेंगे, तो इसलिए मैं पुलकित कहता हूँ. ये समझे? तो पल्लव पुलकित होंगे, मलयालम में हम कहेंगे पुളകിതമാകും. तളിരിലകളൊക്കെ പുളകം കൊള്ളും. ये बसंत ऋतु के आने पर ऐसे होता है. अच्छा, पल्लव पुलकित होंगे और आशा से अंकुर झूलेंगे पल्लव पुलकित होंगे. मेरे किशलय का लघु भाव ये आह खलेगा किनको. मेरे किशलय का लघु भाव. किशलय का मतलब क्या है? पल्लव है. दोनों एक ही अर्थ है. തളിരിലൊക്കെയാണ് പറയുക. अच्छा, मेरे किशलय का लघु भाव. लघु भाव, भाव का मतलब है दुनिया, വേൾഡ്. ലഘു ഭാव, ചെറിയ ലോകം. എൻ്റെ തളിരുകളുടെ ചെറിയ ലോകം. क्या होगा? भाव ये आ खलेगा किनको. आ खलेगा किनको. खलना का मतलब है बुरा लगना, മോശമായി തോന്നുക. ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക? ആർക്കാണ് മോശമായി തോന്നുക? तो संपूर्ण रूप से मैं क्या हो जाता है? सुंदर बन जाएंगे. यही इसका मतलब है. अच्छा, एक प्रेमिका होने पर प्रेमी के मन में मधुरदु आएगी. मधुरदु मन में आने पर उसके चेहरे पर उसकी खुशी होगी, उसका प्रकाश होगा, शोभा होगी. तो देखने पर किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा वो खुश रहते हैं. अच्छा, तो और मेरे किशलय का लघु भाव ये आग खलेगा किनको. सिहर भरे कांति आवेंगी मलयानिल की लहरें. सिहर भरी कांति आवेंगी. सिहर का मतलब है सिहर. कभी कभी कोई छूने पर हमारे शरीर में होते हैं ना, हाँ, सिहरना, सिहर उठना, रोमांचम ഉണ്ടാവും. सिहर भरी कांति आवेंगी. കാമ്പന വിറച്ചുകൊണ്ട്. ആവേഗി കോൻ मलयानिल की लहरें. मलयानिल, मलय पर्वत से आने वाला अनिल. मलय एक पर्वत का नाम है. तो मलय पर्वत से आने वाला अनिल. अनिल का मतलब क्या है? पवन, हवा. तो मलयानिल कैसे आएंगे? वो कामती हुई आवेगी. मलयानिल की लहर. लहर का मतलब सागर में लहर होते हैं, അലകൾ ഉയർത്തി വിറച്ചുകൊണ്ട് മലയാനിലൻ കടന്നു വരും. കാറ്റ് ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ. പർവ്വതങ്ങളെ തഴുകിക്കൊണ്ടുള്ള കാറ്റ് വരും. ചുംബൻ ലേക്കർ और जगाकर मानस नयन नलिन को. वो आकर क्या करेंगे? वो मलयानिल चुंबन लेकर और जगाकर मानस नयन नलिन को. मानस नयन नलिन. नलिन का मतलब क्या है? कमल. कमल क्या है? कमल, हाँ, लोटस, താമരയ്ക്കാണ് പറയുന്നത്. तो नलिन, तो मानस नलिन है. मनरूबी कमल. मनरूबी कमल को ये मलयानिल क्या करेंगे? चूमेंगे. चूमना, चुंबन देना, चुंबन करेंगे. चुंबन लेकर और जगाकर. चुंबन देकर और जगाएंगे. चुंबन मिलने पर और जगाते हैं. कौन जग जाएंगे? मानस नयन नलिन. मानस के नयन नलिन, മനസ്സിൻ്റെ താമരക്കണ്ണ് और जाग उड़ेंगे.
अच्छा, और जवा कुसुम सी उषा खिलेगी, जवा कुसुम सी उषा खिलेगी। जवा का मतलब है लाल, रेड। कुसुम का मतलब है फूल। जवा कुसुम सी उषा खिलेगी, उषा का मतलब प्रभात। तो रेड फ्लावर के समान प्रभात खिलेंगे, प्रभात खिलेंगे। और मेरी लघु प्राची में, मेरी लघु प्राची, प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व, കിഴക്ക്, കിഴക്ക്. എൻ്റെ കൊച്ചു കിഴക്കിൽ ചുവന്ന പൂ പോലെ പ്രഭാതം വിടരും. अच्छा, जवा कुसुम सी उषा खिलेगी मेरी लघु प्राची में, हंसी भरे उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन को. हंसी भरे उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन को. अच्छा, तो हंसी भरे उस अरुण अधर का, अरुण अधर, अधर का मतलब है हॉन्ड, अरुण का मतलब रेड, चंचुंड ऐसे कहते हैं ना. तो हंसी भरे उस अरुण अधर का राग रंगेगा दिन को. दिन का मतलब डे, डे. और अंधकार का जलधि लांग कर आवेंगी शशि किरणें. अंधकार का जलधि, अंधकार का जलधि क्या है? जलधि सागर. अंधकार का जलधि, हाँ, अंधकार क्या होता है? ഇരുട്ട്, डार्कनेस. ഇരുട്ടിന്റെ കടലിനെ क्या कैसे लांघ कर, मറികടന്നുകൊണ്ട്. कौन आएगा? शशि. शशि का मतलब मून, मून. अंधकार का जल्दी लांग कर आवेगी शशि किरणें, शशि की किरणें आएगी. और अंतरिक्ष छिटकेगा कन कन, अंतरिक्ष छिटकेगा कन कन निशि में मधुर तुहिन को. मधुर तुहिन, तुहिन का मतलब है हिमकण, हिमकण, മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ, അതിനാണ് തുഹിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. अच्छा, तो अंतरिक्ष छिटकेगा, छिटकना, छिटकेगा, स्प्रे ചെയ്യുക, തെറിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ऐसे कहते हैं ना. अंतरिक्ष छिटकेगा क्या? कण कण निशी में, निशी का मतलब रात, रात के समय अंतरिक्ष हिमकण छिटकेगा. अच्छा, अंतिम अंश देखें. इस एकांत सृजन में, तो प्रकृति का, इस समय के प्रकृति का वर्णन यहाँ हुआ है. असल में आप इस पर ऐसा अवगत हो जाएं कि ये असल में प्रकृति नहीं है. हमारी जिंदगी में बसंत काल आने पर हम पर जो बदलाव आते हैं उसका वर्णन है, मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीकरण है. इसलिए ये छायावादी रचना हो जाती है. अच्छा, अंत्य अंश देखें. तो ऐसी प्रकृति में अब प्रेमी और प्रेमिका है, ये दोनों है. अच्छा देखें. इस एकांत सृजन में कोई बाधा मत डालो. बाधा का मतलब तटस्थ. इस एकांत सृजन में, सृजन का मतलब सृष्टि. इस एकांत सृजन में कोई बाधा मत डालो. ആരും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കരുത്. इस एकांत सृजन में कोई बाधा मत, कुछ बाधा मत डालो. जो कुछ अपने सुंदर से हैं दे देने दो इनको. अपना सुंदर होकर जो है वो सब इसको देने दो. അവർ സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൈമാറട്ടെ. उस पर बाधा मत डालो. अच्छा, यह है मधुरतु कविता का आशय. और ज़्यादा विचार आप करें कविता को. कविता की एक विशेषता है, जितनी बार आप इसका वाचन करते हैं उतनी बार आपको इसका आशय पर अधिक से अधिक धारणा मिलती रहेगी. अच्छा, तो ज़्यादा वाचन करें. मैंने अब जो यहाँ बताया गया है उसके आधार पर इसका वाचन आप लोग करें. अच्छा, नमस्कार.